नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। आज हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट फोर्थ का है। अब हम यह देखेंगे कि बैक्टीरियल जेनेटिक्स या जीवाणुविक आनुवंशिकी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके बारे में किसने स्टडी की थी। एल टेटुम और इनके साथ ही जे लीडरवर्ड, इन दो साइंटिस्ट ने ही इसके ऊपर स्टडी की थी और इन्होंने ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है उसको ही इसका आधार माना था। इसके ऊपर इन्होंने सारी स्टडी की थी। तो इसमें क्या है कि ये मैकेनिज्म है, ये हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में, जैसे कि क्रोमोजोम्स, प्लाज्मिड्स, ट्रांसपोजॉन्स और फेजेज। ये सभी ये टेक्निक्स हैं जिनको कि ये कल्चर इन डिफाइंड मीडिया, रेप्लिका प्लाटिंग, म्यूटाजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांजक्शन, इन टेक्निक्स के द्वारा इनकी स्टडी की। लेकिन यहाँ हम ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन इनके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि जैसे कि जैव तकनीकी जो बायोटेक्नोलॉजी के जो है उसमें इसको एक बैक्टीरिया को एक औजार के रूप में माना गया है। तो बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन की जो क्रियाविधि है वो 3 प्रकार से होती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड कंजुगेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है उनको एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करता है और वो इन्हीं तीनों मेथड के द्वारा करता है। जो रिकॉम्बिनेशन की रिएक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है कि जीन्स का नए सिरे से रीअरेंजमेंट या रीसफलिंग होना। तो उसके द्वारा क्या होता है कि एक नए जीनोटाइप डेवलप होते हैं और रिकॉम्बिनेशन की रिएक्शन के द्वारा ही बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफ़र करता है, जो कि बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल देती हैं। उसे तो कहते हैं डोनर या एक्सोजीनोटोम, और जो इसको ग्रहण करती है उसको रेसिपेंट या इनोजीनोट कहते हैं। तो ग्राही के जो जेनेटिक पदार्थ होता है उसका कुछ भाग डिप्लॉयड होकर मीरोजाइगोट बनाता है और जो डोनर होता है उसके द्वारा जीनोम के एक छोटे से पार्ट का ही दूसरी रिसिप्टेंट सेल को दिया जाता है। अब हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया में जो डीएनए का ट्रांसफ़र होता है वो जैसे बताया था कि 3 मेथड द्वारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसमें फर्स्ट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जिस जीवाणुओं में जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको सबसे पहले किसने बताया था? 1928 में ग्रिफिथ ने। और उन्होंने किसे बताया था? डिप्लोकोकस निमोनिया में नामक का जो बैक्टीरिया होता है उसमें इन्होंने इसका स्टडी की थी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। इनमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए के द्वारा ही आरक्षित माना जाता है और वो अपनी घुलनशीलता के इफ़ेक्ट से ट्रांसफ़र करता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट सेल की कैपेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट मानी गई है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में ये 5 प्रोसेस के द्वारा होता है। फर्स्ट कॉम्पिटेंस, सेकंड बाइंडिंग, थर्ड पेनिट्रेशन और फर्स्ट सिनेप्सिस और लास्ट इंटीग्रेशन। इन 5 मेथड के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। फर्स्ट जैसे कॉम्पिटेंस, मतलब जो रिसेप्टर बैक्टीरिया होता है उसकी सेल द्वारा डोनर की डीएनए को ग्रहण करने की कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये कॉम्पिटेंस है वो बैक्टीरियल सेल्स की स्ट्रक्चर और इसमें स्पेसिफिक ग्राही केमिकल की सिंथेसिस पर आधारित होती है। सेकंड बाइंडिंग या बंधन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जो
यह जो बाइंडिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, मीजोसोम से होता है। इसमें मायो और गिल ने 1970 में ये स्पष्ट किया कि ट्रांसफॉर्मर की जो डीएनए की दो डबल स्ट्रैंड में होता है और जबकि एक सिंगल स्ट्रैंड में रूपांतरित नहीं होता। इसकी थर्ड स्टेज है वो है पेनिट्रेशन या भेदन। तो ये बाइंडिंग के बाद आती है और इसमें क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो तुरंत एक स्थायी रूप में बंधा होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल का पेनिट्रेशन कर के अंदर एंटर करता है और इस पेनिट्रेशन के समय जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो भी अपना रूप या शेप बदलकर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फोर्थ प्रोसेस है वो है सिनेप्सिस या सूत्रयुग्मन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अनकॉइल्ड डीएनए होता है वो डोनर डीएनए के साथ युग्मन कर एक संयोजन बनाता है और जो डोनर डीएनए और एक रिसिपिएंट डीएनए दोनों ही एक समय एक सिंगल स्ट्रैंड और समजातीय होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल रूप से दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट स्टेप है इंटीग्रेशन या समाकलन। तो इस लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट डीएनए की एक ही भाग है वो दो स्थानों से कट जाता है और इस कट स्थानों पर डोनर का डीएनए जुड़ जाता है और इसके द्वारा क्या होता है कि जो रिसिपिएंट डीएनए है उसका क्रोमोसोम दोबारा से सर्कुलर रूप भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम यहाँ रोल ऑफ डीएनए इन ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए की भूमिका के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें इसके ऊपर ग्रिफिथ ने स्टडी की थी और उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक जो बैक्टीरिया हो उसके ऊपर स्टडी की थी। तो उन्होंने जैसे हम डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दो किस्में इसकी स्टडी की थी, एक तो ब्रिलिएंट और दूसरा नॉन ब्रिलिएंट। ब्रिलिएंट या पॉइजनस उत्पन्न करने वाले जो रोगकारी या कैप्सुलेटर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के बाहर की ओर पॉलीसेक्रेट मटेरियल का एक कवर होता है और इस कारण इसको जो कॉलोनी जो होती है वो स्मूथ होती है और थोड़ी सी ब्राइट भी होती है। तो इसको चिकने की किस्म के भी कहते हैं। इनको अगर रेट की बॉडी में इंजेक्ट करने पर अगर चूहा निमोनिया रोग से पीड़ित होता है तो उसमें क्या होता है कि वो लास्ट में ख़त्म भी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है रेट की। और सेकंड जो हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई देगा नॉन ब्रिलिएंट, ये कौन से होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। तो ये कोई डिजीज़ को आगे नहीं बढ़ते। तो इसमें क्या होता है कि इनके जो कवर वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और इनमें क्या होता है ये पॉलीसेक्रेट जो मटेरियल होता है उसका कवर नहीं होता है इनमें। तो ये इर्रेगुलर आकृति और शेप के दिखाई देते हैं। तो इससे किस्मों को क्या कहते हैं, ई कैप्सुलेटेड किस्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये रैट के बॉडी में इंजेक्ट करने पर इनसे जो रैट होता है वो उसमें डिजीज़ नहीं आ पाती। तो इस प्रकार के डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहते हैं या जीवाणुओं में रूपांतरण भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन का सेकंड टॉपिक है कंजुगेशन या संयुग्मन। तो इसमें क्या होता है कि संयुग्मन बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा संपन्न होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की दो सेल्स संयुग्मित होकर उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और यह क्रिया कई बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन ई कोलाई में इसका स्टडी बहुत ज़्यादा की गई। तो ई कोलाई में जेनेटिक मटेरियल
एक क्रोमोसोम में अरेंज होने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होने के कारण ही इस बैक्टीरिया पर इसकी स्टडी करना ज़्यादा इजी माना गया। इसमें इन्होंने डोनर जो बैक्टीरिया हों उनको 2 टाइप्स के बताया। एक तो फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैपेबल नहीं है, और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैपेबल है। तो इस तरह के बैक्टीरिया का एक स्पीसीज से 2 प्रभेद या स्पीसीज पैदा हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी जो योग्य है उनको डोनर और उसे F+ से भी शो किया गया। और इसके अपोजिट उसी जो बैक्टीरिया दूसरे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव योग्य नहीं होते हैं उनको उन्होंने ग्राही का या रेसिपिएंट का और उसे F- से भी शो किया गया। तो इन 2 प्रभेदों के हाइब्रिडेशन के लिए प्रभेद जो रिप्रोडक्टिव योग होता है F+ होना आवश्यक माना गया। तो यहाँ पर हम जैसे F+ और F- मतलब डोनर और रिसिपिएंट, ये दोनों फैक्टर्स के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि इसकी स्टडी ई कॉलाई बैक्टीरिया पर की थी। तो ई कॉलाई बैक्टीरिया की जो मेल सेल्स है वो डोनर होती है और वो एक स्पेसिफिक प्रकार के सेक्स पिली युक्त होती है, और कंजुगेशन के अवसर पर ये सेक्स पिली फीमेल या रिसेप्टर की सेल से जुड़ जाते हैं, और यह एक तरह से जुड़ाव यही कोशिका पर जो उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होते हैं उन पर होता है। और डोनर में ये सेक्स पिली की जो संख्या होती है वो 1 से 10 ही होती है, जबकि जो रिसेप्टर होते हैं उनमें इनकी एब्सेंट होते हैं, वो होते नहीं। तो संयुग्मन की जो ये रिएक्शन है वो ग्राही कोशिका द्वारा दाता या डोनर के साथ जुड़ने से ही स्टार्ट होती है, और ये दोनों सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है। तो F+ या दाता, F- या रिसेप्टर में F कोशिका का F कारक है वो रेप्लिकेशन के बाद में F रिसेप्टर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और यह इंजेक्ट कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से होता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये ट्यूब दिखाई गई है, और ये रिसेप्टर में F फैक्टर आ जाने से ये डोनर के समान ही बन जाती है, यानी कि जो F- है वो हमेशा F+ हो जाती है। जैसे कि हमें डायग्राम में लास्ट साइज में दिख रहा है कि F+ कोशिका दोनों साइड ही F+ कोशिका में चेंज हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म का लास्ट पॉइंट है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। इसके बारे में सबसे पहले एंडी जिंडर और जे लेडरवर इन्होंने साल्मोनेला टाइफिजिरियम नामक जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। तो इन्होंने इसको 2 भागों में 2 प्रकार का होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन या विशिष्ट पारक्रमण, और सेकंड है जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन या व्यापीकृत पारक्रमण। ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स की स्टडी हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि इन दोनों टाइप्स में कैसे होता है। जैसे कि स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शन की जो रिएक्शन है उसके दौरान क्या होता है, जो पोषक बैक्टीरिया के डीएनए का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है वो ही इस ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि जो जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होता है कि उसमें जो पोषक के डीएनए का कोई भी भाग वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक किया जाता है, और जनरलाइज में कोई भी पार्ट उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि वायरस के द्वारा ही बैक्टीरिया प्रभेदों में जेनेटिक मटेरियल्स के ट्रांसफ़र किए जाने की जो रिएक्शन होती है वही ट्रांजैक्शन है। और बैक्टीरिया में जो जीन का एक्सचेंज
ही इस मेथड द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियोफेजेज मीडियम से ही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।